स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न लैबोरेटरी की नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट मेथड क्या होता है। मान लीजिए जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और एक्सटर्नल डायरेक्ट जो मेथड होता है उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं दोनों ग्रुप का। तो उसमें एलिमेंट भी कार्टेशियन पेयर के फॉर्म में आएंगे। ए बी ऑर्डर पेयर हो गया। ये पहला एलिमेंट पहले ग्रुप से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे ग्रुप से होगा। अब इस ग्रुप को इस ऑपरेशन के साथ मैं एक्सटर्नल डायरेक्ट मेथड कब बोलूँगी। देखिए, जब इसके दो एलिमेंट लेती हूँ, मान लो ए बी और सी डी। जब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं तो पहले एलिमेंट के ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा वो पहले ग्रुप का लगेगा बाइनरी ऑपरेशन, और दूसरे एलिमेंट में जो ऑपरेशन लगेगा वो दूसरे ग्रुप का लगेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट मेथड। याद रखना, पहले एलिमेंट का जब हम सोल्व आउट करेंगे तो उसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा फर्स्ट ग्रुप का और दूसरे पे दूसरे ग्रुप का। नेक्स्ट, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस जी डैश इज ई डैश। देखिए, जी जो आइडेंटिटी है वो पहले वाले की और जी ई डैश आइडेंटिटी है वो दूसरे की। तो जो हमने देखा जो आइडेंटिटी है वो भी एक ऑर्डर पेयर के रूप में आ रही है, और आगे जो इन्वर्स है वो भी ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। उसको हम डिफाइन करेंगे ए इन्वर्स और बी इन्वर्स से। अब हमें इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो जी बराबर है Z3, मतलब Z मॉड्यूलो 3 प्लस पे मॉड्यूलो डिफाइन है ये, ऐसे Z2 भी प्लस मॉड्यूलो 2 है। अब मुझे इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है, Z3 क्रॉस Z2। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे सेम वैसे करना है। जैसे 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 2 का 0 के साथ, इस तरीके से हम इसके एलिमेंट को लिख देंगे। लिख दिया। फिर उसके बाद अब मैं इस जो प्रोडक्ट है उसमें से कोई भी दो एलिमेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। मान लो मैंने इसमें से सिलेक्ट कर लिया 1 1 एंड 2 1 कर लिया। अब इसमें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में कैसे डिफाइन था कि फर्स्ट एलिमेंट पे जो ऑपरेशन है फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड एलिमेंट पे जो ऑपरेशन लगेगा वो सेकंड ग्रुप का। अब फर्स्ट एलिमेंट देखो Z3 मॉड्यूलो है, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 3 से जो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा अपना 0। ऐसे ही अगला देखिए 1 और 1 है, उन दोनों को ऐड करके हमें किससे डिवाइड करना है, इसमें 2 से, और रिमाइंडर को देखना है। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 0। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का एलिमेंट है। अब देखिए क्या 0 0 इस ग्रुप में है, यस इस ग्रुप में बिलोंग करता है, तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, अब रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी। हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। मान लीजिए मुझे इसका ऑर्डर निकालना है। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी मुझे अगर ऑर्डर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, दोनों ग्रुप के ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो सेम उसी तरीके से हम इसमें भी करना है। नेक्स्ट, ऐसे ही मान लो हमारे पास यहाँ पर K तक का ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और उसका मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो सभी के ऑर्डर का प्रोडक्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G के एबिलियन कब होगा, एबिलियन कब होंगे, अगर इसका हर एलिमेंट हर ग्रुप एबिलियन होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एबिलियन। ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे हम यहाँ पर इसको। और A1 A2 से AK मैंने मान लो ऐसे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स ले लिए इस क्रॉस प्रोडक्ट में, और इसका ऑर्डर निकालना है मुझे। देखिए, इसका ऑर्डर इन्फिनिटी कब है, अगर हर AI का ऑर्डर हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है तब। वरना इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम। क्या लेंगे, इनका एलसीएम। सभी के ऑर्डर का एलसीएम ले लेना तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z25 गुना में Z5। देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने ऑर्डर 5 के इन Z25 एंड Z5 के अंदर। सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पे 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। देखिए, 25 और 5 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो जितने नंबर होते हैं उसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे U कितना हो गया 2, और जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा P की पावर U माइनस 1। क्या फॉर्मूला बनेगा, P की पावर U माइनस 1। देखिए, ये काफ़ी लॉन्ग मेथड है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट से निकालूंगी। इसका फॉर्मूला बनेगा P की पावर U माइनस 1। तो अगर मुझे यही क्वेश्चन करना है, देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है इस मेथड से। अब यहाँ पे U मैंने बताया था, यहाँ पे 2 नंबर है जो कि 5 से डिवाइड होते हैं, तो और P प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे 5, तो 5 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 क्या होती है 25, 25 में से गया 24, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अब हमें बताना है अगले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 के इन
6 गुना में Z12 गुना में Z5 एंड Z8। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करूँगी कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। देखिए 6 डिवाइड होता है, 12 डिवाइड होता है, सिर्फ 2 नंबर डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका फॉर्मूला बनेगा p की पावर u माइनस 1, तो 3 की पावर 2 माइनस 1, तो 8 एलिमेंट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर H1 सब ग्रुप है G1 का और H2 सब ग्रुप है G2 का, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा H1 क्रॉस H2 वो भी सब ग्रुप होएगा ऑर्डर पेयर का G1 क्रॉस G2 का। नेक्स्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 नीड नॉट बी ऑफ फॉर्म। देखो जरूरी नहीं है कि G1 क्रॉस G2 के सभी सब ग्रुप H1 क्रॉस H2 के फॉर्म के हों। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए Z2 है, ठीक है, G1 और G2 मैंने Z2 ले लिया, तो Z2 क्रॉस Z2 हो गए, तो उसमें एलिमेंट लेंगे, तो सब ग्रुप इसका 0 भी हो सकता है और Z2 भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म के हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए H1 क्रॉस H2 जैसे हमने निकाला, मान लो H1 को मैंने ले लिया 0 और Z2, H2 को ले लिया 0 और Z2। अब H1 क्रॉस H2 करा, तो हमें क्या पता है 0 का 0 के साथ, 0 का Z2 के साथ, Z2 का 0 के साथ और Z2 क्रॉस Z2 ले लिया हमने एलिमेंट। अब H1 क्रॉस H2 में हम सारे एलिमेंट लिखेंगे। Z2 में है 0 1 और 0 और 1, तो अब मैं देखिए एलिमेंट लूँगी, तो 0 0 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1, इस तरीके से एलिमेंट हो गए। अब हमने देखा जो H है पूरा वो H1 क्रॉस H2 के बराबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप का क्या होता है। देखो EDP का मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। मान लीजिए 2 साइक्लिक ग्रुप दे रखे हैं, उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा साइक्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया, Z2 के ऊपर लिया था, अभी हमने G1 क्रॉस G2 निकाला था हमने, तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि अगर मुझे उसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ 0 1 का निकालना है, तो एलसीएम किसका लूँगी, ऑर्डर ऑफ 0 का और ऑर्डर ऑफ 1 का। 0 का ऑर्डर 0 ही होता है और 1 का ऑर्डर भी 1 ही होगा, तो इसका एलसीएम कितना आया 1। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 0 1 चेक करूँगी, तो ऑर्डर ऑफ 0 और ऑर्डर ऑफ 1, 0 को एक बार ही जोड़ने पर 0 आ रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, और 1 को कितनी बार जोड़ेंगे हम 2 बार, 2 को 2 से भाग किया 2, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम कितना बनेगा 2। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ 1 0 निकालना है। देखिए इस तरीके से हम इनको सोल्व आउट करेंगे। तो Z2 क्रॉस Z2 साइक्लिक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, Z2 क्रॉस Z2 साइक्लिक नहीं है, तो इसको हमें याद रखना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, इफ़ G1 क्रॉस G2 2 ग्रुप्स हैं सच डैट G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक है, देन बोथ, देखो G1 क्रॉस G2 साइक्लिक है तो G1 और G2 को साइक्लिक होना पड़ेगा। देख जैसे R क्रॉस Z4 है, यहाँ पर जो Z4 है वो तो साइक्लिक है, लेकिन R साइक्लिक नहीं है। देखो R और C दोनों साइक्लिक नहीं होते, ये कैसे होते हैं, नॉन साइक्लिक, जबकि Z4 और Zn कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। इस याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक कब होगा, जब दोनों अकेले अकेले साइक्लिक हो। Z4 तो साइक्लिक है लेकिन R साइक्लिक नहीं है, इसलिए ये पूरा क्या जाएगा, नॉन साइक्लिक, इसलिए Zn और C में ये भी नॉन साइक्लिक हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफ़ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और G डैश इज एनी साइक्लिक ग्रुप है, देन G क्रॉस G डैश बी साइक्लिक होगा कब। देखो G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट है, और G डैश क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो G क्रॉस G डैश बी साइक्लिक होगा कब, अगर G डैश का में कार्डिनलिटी क्या आएगी 1, मतलब दूसरे वाले का ऑर्डर 1 होगा तो ही वो साइक्लिक होगा, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए 1, तब वो साइक्लिक होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब क्रॉस में साइक्लिक होने के लिए दूसरे की कार्डिनलिटी 1 होनी चाहिए। जैसे Z क्रॉस E, यहाँ पे E की कार्डिनलिटी क्या है 1, तो इसलिए ये साइक्लिक होगा। ऐसे ही G1 G2 से लेकर G के फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैं, ये साइक्लिक होंगे इफ़ एंड ओनली साइक्लिक कब होंगे, अगर उनकी GCD क्या हो 1 हो, अगर इनकी कार्डिनलिटी की GCD क्या हो 1, कार्डिनलिटी की GCD 1 है तो वो क्या होंगे बेटा, साइक्लिक होंगे। ठीक है, जैसे Z2 Z4, इसकी GCD कितनी है 2, तो ये साइक्लिक नहीं है। ऐसे ही Z6 और Z8, उसकी GCD कितनी है 2, साइक्लिक नहीं है। ऐसे ही Z6 Z5 Z13, 6 5 की GCD 1, 5 13 की 6 13 की, सबकी GCD क्या है 1, इससे ये साइक्लिक होगा। ऐसे ही Z8 Z7, इसकी GCD 1 है, 7 और 11 की GCD 1, 11 और 9 की, सबको अलग अलग देखें, सबके पेयर की GCD क्या है 1, इससे ये भी क्या है, साइक्लिक। नेक्स्ट हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर एबिलियन, एबिलियन कौन से हैं? देखो Z4 क्रॉस U8, देखिए इसमें दे रखा है जो Q8 है और HR है वो एबिलियन नहीं होते, बाकी सभी क्या होते हैं एबिलियन। देखो U8 एबिलियन होता है, Z3 Z4 एबिलियन है ही, और Q8 जो क्वार्टेरियन ग्रुप है वो एबिलियन नहीं होता, U8 भी एबिलियन है लेकिन C इन्फिनिटी एबिलियन होता है यहाँ पर, और HR एबिलियन नहीं है, इसलिए Q8 और HR एबिलियन है, इसलिए ये एबिलियन नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा मान लीजिए AB जो पेयर है वो बिलोंग कर रहा है ZM क्रॉस ZN में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, अल्फ़ा बराबर GCD है MA की और बीटा GCD है NB की। देन देखो ऑर्डर ऑफ AB याद रखना, अगर अल्फ़ा GCD है M और A की और बीटा GCD है N और B की, तो ऑर्डर ऑफ AB निकालना है तो इसका ऑर्डर होएगा एलसीएम ऑफ GCD से भाग कर देंगे, M डिवाइड में अल्फ़ा और N डिवाइड में बीटा। ओके, तो याद रखना ऑर्डर ऑफ AB हमेशा क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B, और ऑर्डर ऑफ A कैसे निकालते हैं, M डिवाइड में GCD ऑफ A और M, और ऑर्डर ऑफ B कैसे निकालते हैं, N डिवाइड में GCD ऑफ BN। तो यहाँ पे M डिवाइड में अल्फ़ा और N डिवाइड में बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए द ऑर्डर एलिमेंट 2 4 इन, हमें ऑर्डर एलिमेंट बताना है 2 4 का Z100 और Z200 के बीच में। देखिए अब हमें ऑर्डर बताना है किसका, 2 4 का, तो वो क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम किसका होता है, ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, 100 डिवाइड बाई 2, और इसको कैसे निकालते हैं, 200 डिवाइड बाई 4, डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 50, और ये भी कितना आ जाएगा 50। तो इसका एलसीएम 50 का क्या होता है 50, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा अपना 50। नेक्स्ट नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी के नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बताने ऑर्डर डी के इन एनी ग्रुप, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जी कितने हैं, डिवाइड में 5 ऑफ डी, डिवाइड में 5 ऑफ डी। याद रखना नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बताने ऑर्डर डी के इन एनी सब ग्रुप, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे ऑर्डर डी के कितने हैं इन जी के अंदर, और डिवाइड बाई 5 ऑफ डी। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप बनाने ऑर्डर 6 के इन Z6 और Z12, तो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 के साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे, तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z6 और Z12 देखेंगे, डिवाइड में 5 6 कर देंगे। तो देखिए ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट होंगे, देखिए ऑर्डर 6 के एलिमेंट तो इन Z6 और Z12 के अंदर, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, देखिए 24 डिवाइड बाई 2 तो 12 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बी, देखिए ए बी मान लो बिलोंग करता है Z6 गुना में Z12, तो ऑर्डर ऑफ ए बी हमें कितना दे रखा है 6, ऑर्डर ऑफ ए बी कितना दे रखा है हमें 6, और एलसीएम और वो किसके बराबर होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, वो हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो ऑर्डर ऑफ ए 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कितने हैं, इसमें 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 3 और 3 6, तो इसमें कितने होएगा, इसमें दोनों का एलसीएम बनेगा। देखिए इसको निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। देखिए मैंने एक शॉर्टकट किया है आपके लिए। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ 6 के हमने 24 निकाले, अब ये 24 कैसे निकाला है, देखिए ऑर्डर ऑफ 6 के निकाले हमें Z6 गुना में Z12 के अंदर, तो यहाँ से 6 से भाग होने वाले नंबर कितने हैं, यहाँ पे 2 नंबर हैं, लेकिन वो प्राइम होना चाहिए तब ये रूल लगता है, तो इसलिए 6 के मैं टुकड़े कर लूँगी, 6 को लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ 2 गुना में 3। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 2 गुना में 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालना है तो हम उसका एलसीएम करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3, तो वो एलसीएम के बराबर कब होता है, जब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन ना हो, तो यहाँ पे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इससे वो बराबर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 गुना में ऑर्डर ऑफ 3, उसका एलसीएम हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, तो यहाँ पे पी ये प्राइम नंबर है, 2 से भाग होने वाले 6 और 12 दोनों 2 से भाग होते हैं, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 की तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पी की पावर u माइनस 1, तो पी क्या है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर कितने एलिमेंट है u 2 नंबर, क्योंकि 2 से भाग होने वाले 6 और 12 दोनों हैं, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, ऐसे ही ये 3 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 4 में से गया 3, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, 9 में से गया 8, 8 दिए 24 आंसर हो जाएगा इसका। तो अब हमें साइक्लिक सब ग्रुप बताने ऑर्डर 6 के, ऑर्डर 6 के साइक्लिक सब ग्रुप बताने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन डिवाइड में 5 6, तो 5 6 की वैल्यू हमारी 2 होती है, कैसे 5 6 को देखो 5 6 को 2 कैसे निकालेंगे, 6 गुना में 6 के टुकड़े होते हैं यहाँ पर
2 गुना में 3 होते हैं, तो 6 गुना में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, तो 6 गुना में 1/2, 1 में से 1/3 गया 2/3, तो 6 से 6 कट गया तो आंसर आ गया 2। तो इसलिए 24 को 2 से भाग किया 12 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। याद रखना साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के, ऑर्डर 6 के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एलिमेंट देखते हैं सबसे पहले ऑर्डर 6 के, Z6 क्रॉस Z12 में और डिवाइड बाय 5 6, ठीक है। 5 6 को हम ऐसे निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा परमुटेशन क्या होता है। देखिए लेट ए कोई नॉन एम्प्टी है सेट है, देन ए परमुटेशन ऑन ए इज बाइजेक्टिव। याद रखना परमुटेशन हमेशा बाइजेक्टिव मतलब 1 1 प्लस ऑन 2 दोनों होती है, और ये एक तरीके की फंक्शन होती है। परमुटेशन क्या होती है? एक तरीके का फंक्शन जो कि सेम से सेम में चल रहा है। देखो ए से ए में, सेम से सेम में चल रहा है परमुटेशन। याद रखना परमुटेशन हमेशा सेम से सेम में चलती है और वो बाइजेक्टिव होती है और वो एक फंक्शन होती है। अब जैसे एफ फंक्शन है जो आर से आर में जा रहा है, ठीक है, रियल से किस में जा रहा है? रियल में। तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, मान लीजिए मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालती हूँ तो वो केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है, इससे हमें पता चल रहा है ये 1 1 है। और आगे देखिए ऐसे ये ऑन टू भी है। ए बराबर मान लो ए बी सी है, ए बी सी से ए बी सी जा रहा है, तो ए की इमेज ए दिखा रहा है, बी की बी की सी दिखा दी, इसने सी की ए दिखा दी, इस तरीके से निकाल लिया। और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फैक्टोरियल। 3 एलिमेंट है तो 3 का फैक्टोरियल 3 गुना में 2 गुना में 1 6, और जितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उतनी ही परमुटेशन होती है। इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है? एन का फैक्टोरियल। याद रखना परमुटेशन एक फंक्शन होती है जो सेम से सेम में जाती है, दूसरा ये 1 1 एंड ऑन 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन कैसे देते हैं। सबसे पहले ए बी सी एलिमेंट लिख लेते हैं। इसका मतलब है ए का रिश्ता ए के साथ है, बी का सी के साथ है और सी का बी के साथ है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखा नहीं जा सकता। लेट एफ एक परमुटेशन है किसी फाइनाइट सेट ए पर, एफ को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 मैट्रिक्स में, 2 रो, देखो रो 1 एंड रो 2 हमेशा 2 रो में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रो में तो एलिमेंट लिखते हैं और दूसरे रो में इसकी इमेज लिख देते हैं। फर्स्ट रो में क्या होते हैं? एलिमेंट्स, दूसरे रो में क्या होते हैं? इसकी इमेजेस, ठीक है। देखिए आगे मान लीजिए एफ एक फंक्शन है जो 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 जा रहा है। अब देखिए ये कैसे डिफाइन किया है। 1 का रिश्ता 2 के साथ है, 2 का 5 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ और 6 का 3 के साथ। अब देखिए जिसका सेम होता है ना आइडेंटिटी वाला, उसको हम इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कभी भी नहीं लिखते। जैसे मान लो मैंने पहले सबसे पहले ऊपर एलिमेंट लिख दिए, नीचे उनकी इमेज लिख दी। जैसे 1 की इमेज क्या थी भाई यहाँ पर 2, ठीक है। 2 की इमेज क्या है यहाँ पे 5, 3 की इमेज कितनी है 1, 4 की इमेज 4 है, 5 की कितनी है 6, 6 की कितनी है 3। ये हमने लिख दिया, ऊपर एलिमेंट और नीचे उसकी इमेज। अब देखो इसको मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। याद रखना कभी भी रिपीटेड को हम लिखते नहीं है। जैसे मान लो मैंने इसको लिखा, देखिए ये लिखा हुआ है, अब मैंने रिपीटेड को छोड़ दिया, देखो 4 4 को छोड़ दिया, बाकी सभी को लिख दिया है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकिल। अ परम्यूटेशन एफ ऑन ए सेट ए विच इज ऑफ फॉर्म एफ, दिस वन, इसको हम साइकिल बोलते हैं ऑफ लेंथ एन की। देखिए इसमें एन लेंथ है ना, तो इसको एन लेंथ की साइकिल बोलेंगे। देखो ए का रिश्ता A2 के साथ, A2 के बाद A3, देखो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसको साइकिल रोटेशन में कैसे लिखा गया है। मान लो 1 का रिश्ता 2 के साथ है, 2 का किसके साथ है 3 के साथ। देखिए सबसे पहले मैंने लाइन वाइज एलिमेंट को लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने उनकी इमेज लिखी। 1 का रिश्ता 2 के साथ है, अब 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 1 के साथ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 का 2 के साथ, पहले 1 का 2 के साथ, फिर 2 का किसके साथ है 3 के साथ, फिर 3 का किसके साथ है 4 के साथ, और 4 का वापस 1 के साथ। बन गया। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 4। हाँ एक और बात याद रखना, रिपीटेशन को हम लेंथ में कभी लिखते नहीं है। जैसे 5 का 5 के साथ है तो उसको मैंने इसमें नहीं लिखा, तो इसकी लेंथ कितनी मानी जाएगी 4। देखिए आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए एफ और जी दो परमुटेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर, देन देयर मल्टीप्लिकेशन एफ जी इज देयर कंपोजिशन होता है। याद रखना एफ जी जो कंपोजिशन होता है वो फोग होता है। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, फोग होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एफ में है 1 3 2 4 इनका रिलेशन दे रखा है, और देखिए अब इसमें कितने एलिमेंट है, मान लो 8 एलिमेंट है, तो जिनका नहीं दे रखा इसका मतलब उनकी सेम आइडेंटिटी वाले है वो। तो 5 का 5 के साथ है, 6 का 6 के साथ और 8 का 8 के साथ है, क्योंकि इसमें 4 तक दे रखा था, 5 6 और 8 का नहीं दे रखा, ठीक है। मान लेते हैं ये दे रखा है।
अच्छा जी बराबर हमें ये गिवन है, तो हमें जी से पता चला कि इसमें 5, 6, 8 एलिमेंट और है, क्योंकि जी में है और एफ में नहीं है। हो गया। अब हमें फोक निकालना है। फोक का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स। तो मतलब पहले जी की देखूंगी मैं और फिर एफ में जाऊंगी। तो पहले मैं जी का देखती हूँ। तो जैसे एफ में एलिमेंट है 1 से लेकर 8, पहले जी 1 देखो। तो जी में 1 का 2 के साथ है और एफ में 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ आ जाएगा। अब जैसे 2 पे देखूंगी, अब जी में 2 का 4 के साथ है और एफ में 4 का 1 के साथ है, तो आंसर कितना आएगा? 1। सबसे पहले 1 से लेकर 8 एलिमेंट लिख लिया। अब 3 एलिमेंट का देखो, जी 3, तो 3 का 1 के साथ है और यहाँ पे 3 का 1 के साथ है और 1 का किसके साथ है? 2 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। इस तरीके से मैं सारे एलिमेंट को पूरा कर लूँगी। अगला है इन्वर्स ऑफ परमुटेशन। इन्वर्स में कुछ नहीं होता, बस साइकिल को इन्वर्स करके लिख दीजिए। जैसे देखिए इन्वर्स कब है, क्योंकि ये 1 1 1 2 तो होती है परमुटेशन, इससे इसका इन्वर्स लागू होता है। देखिए मान लीजिए ये रो 1 है और ये रो 2 है। इन्वर्स में हम क्या करेंगे? रो 2 को तो ऊपर लिख देंगे और रो 1 को नीचे लिख देंगे। देखिए रो 2 को लिख दिया ऊपर और रो 1 को लिख दिया नीचे, वो इसका क्या हो गया? इन्वर्स। ऐसे ही अगर मान लो साइकिल है, साइकिल हमें दे रखा है तो साइकिल को उल्टा लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें साइकिल को उल्टा लिख देंगे। पहले 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आगे राइट साइकिल इनटू रिवर्स ऑर्डर लिख दिया हमने। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये नोट डाउन रखना, A1 A2 से लेकर AN का इन्वर्स क्या होता है? उल्टा लिखना होता है। पहले AN फिर AN-1 से लेकर A1 तक लिख देंगे हम इनका। फाइन इन्वर्स ऑफ 1 3 4 5 8 9 का इन्वर्स निकालना है, तो मैं साइकिल को क्या लिख दूंगी? उल्टा। पहले लिखूंगी 9, फिर 8, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1। देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमारा व्हाट इज परमुटेशन ग्रुप और ग्रुप ऑफ परमुटेशन क्या होता है? देखो ग्रुप ऑफ परमुटेशन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब SN क्या होता है हमारे पास? ग्रुप ऑफ परमुटेशन। देखिए SA, और वो क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन है ही, तो SA क्या है? वो कंपोजिशन दिखाता है। तो SA क्या है? ग्रुप ऑफ परमुटेशन। A अगर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो A की कार्डिनलिटी N है, तो ग्रुप ऑफ परमुटेशन SN बनेगा और इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ परमुटेशन ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। S1 है, मतलब A में एक ही एलिमेंट है, तो S1 में 1 ही होएगा, तो इसमें ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रिवियल होएगा। ये कैसे होएगा? ट्रिवियल। आगे S2 में 2 एलिमेंट है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। आइडेंटिटी में 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ गए? 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, इस तरीके से आ गया। और आइडेंटिटी देखिए 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और आइडेंटिटी, तो ये एलिमेंट हो गए। तो इसमें ये एलिमेंट हो गए। अगला है जैसे A = 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल होता है, तो SN की कार्डिनलिटी भी n फैक्टोरियल ही होगी। SN की कार्डिनलिटी भी क्या होगी? n का फैक्टोरियल। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 6। अब देखो पहले आइडेंटिटी बना दिया, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये तो आइडेंटिटी आई हो गया। अब मैंने इसमें 2 को फिक्स कर दिया। देखो 1 का 1 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ, 2 फिक्स है। अगली बार हम इसमें क्या कर देंगे? जैसे इसमें 3 को फिक्स कर रखा है, तो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, इसमें 1 को फिक्स कर दिया, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, ये कर दिए। अब हम इसमें क्या करेंगे? 1 का 3 है, 2 का 1 है, 3 का 2 है, इसमें 1 का 2 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है, तो 1 2 3 ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे करते करते हम इसमें सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट्स। देखिए अब इसमें 6 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इन्वर्स लिखना है, जैसे मान लो 1 2 का इन्वर्स क्या है? 2 1, 1 3 का इन्वर्स क्या है? 3 1। ठीक है, तो इन्वर्स खुद के इक्वल हो जाएगा, तो दे आर सेल्फ इन्वर्स। आइडेंटिटी हमेशा खुद की सेल्फ इन्वर्स होते हैं, याद रखना। 1 2 3 का इन्वर्स क्या होता है? 3 2 1। अगेन दोबारा इन्वर्स करूँगी तो 1 2 3, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? सेल्फ इन्वर्स होते हैं। अब देखिए मान लीजिए अल्फा है A1 A2 A3, अल्फा स्क्वायर निकालना, तो A1 A2 A3 फिर A1 A2 A3। तो अब इसको हमें करना कैसे है? देखिए इसको हम कैसे करेंगे? हमें पता है A1 का रिश्ता है A2 के साथ, और देखो इसमें हमें इसको करना कैसे है? इसमें बीच में आने वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर को हम निकालते कैसे हैं? देखो जैसे A1 का हम क्या करेंगे? A1 A2 A3 है, तो बीच में एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा? 2। ठीक है, उसको छोड़ दो। तो सबसे पहले लिख दो A1 A2 A3। A1 का 2 के साथ, 2 का किसके साथ है? 3 के साथ, ये हमने लिख दिया। अब A1 का डायरेक्ट बीच वाले एलिमेंट A2 को छोड़ दो और डायरेक्ट किसके साथ कर दो? 3 के साथ। तो A1 का कर दिया A3 के साथ, कर दिया। फिर A3 का किसके साथ है भाई? A3 का हमें पता है A2 के साथ है। A3 का किसके साथ करेंगे? A2 के साथ। A2 का 1 के साथ। देखिए याद रखना, देखिए दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे?
देखिए सबसे पहले लिख देंगे A1 A2 A3 लिखा, फिर A1 से डायरेक्ट हम चले जाएंगे A3 पर, A2 को छोड़ देंगे, A1 से डायरेक्ट चल गई A3 पर, चली गई। फिर A3 का किसके साथ है भाई, A2 के साथ, A3 का कर देंगे A2 के साथ, A3 का A2 के साथ और A2 का 1 के साथ, ठीक है। तो मतलब इसमें ऐसे, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, A2 A3 है, इसको उल्टा लिख दो A3 A2, ठीक है, इसको उल्टा लिख देना A3 A2 स्क्वायर निकालने के लिए। ऐसे ही अल्फ़ा की क्यूब निकालना है, तो A1 का A1 के साथ, A2 का A2 के साथ और A3 का A3 के साथ, इसमें बीच के 2 एलिमेंट को छोड़ दिया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। तो रिवर्स रिजल्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप ऑफ साइकिल लेंथ इज एन ही होती है, अगर उसकी लेंथ n है तो उसका ऑर्डर भी n ही होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा कितना होता है n। नेक्स्ट हमारा देखो SI में मैं आपको बता रही थी क्या क्या एलिमेंट होंगे। देखो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक 1 का 2 के साथ था, 1 का 3 के साथ था, 2 का 3 के साथ था, फिर 1 2 3, फिर 1 3 2। देखो इसकी लेंथ कितनी है 3, इसकी भी 3, इसकी 2 2, और ये लेंथ कितनी मानी जाएगी 1। आइडेंटिटी हमेशा 1 लेंथ का होता है। देखिए एक और बात बताती हूँ मैं आपको, देखिए जैसे 1 2 3 है, इसको लिखने का शॉर्टकट ट्रिक देखिए, 1 का 2 के साथ, पहले 1 का 3 के साथ लिखते हैं, फिर 1 का 2 के साथ, ठीक है, फिर 2 का 3 के साथ, ये देखो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये हो गया। अब फिर 1 2 3, फिर 1 3 2, ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। आगे देखो प्रॉपर्टी ऑफ परमुटेशन क्या होता है, डिसजॉइंट साइकिल। मान लीजिए अल्फा एक साइकिल है, बीटा एक साइकिल है, अल्फा बीटा को डिसजॉइंट साइकिल कब बोलेंगे, जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो वो डिसजॉइंट साइकिल कहलाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अल्फा में है 1 2 3 4 5 और बीटा में है 6 7 8 9 10। अब देखिए इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट साइकिल है। अल्फा इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5। अगला है अल्फा बराबर 1 2 3 6 8 है, और बीटा में है 2 3 9 5। अब देखो इन दोनों में एक तो 2 कॉमन है और एक 3 एलिमेंट कॉमन है। अगर एलिमेंट कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। अगला परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारा, देखो 1 का रिश्ता 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, और 3 का किसके साथ है, किसी के 3 का 1 के साथ है ना, और 1 का 2 के साथ, अगेन रिपीट है, तो 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, इस तरीके से लिख दिया। अगला 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का 6 के साथ है और 6 का 4 के साथ है ना, तो ये दोनों एक दूसरे में रिपीट है, ये लिख दिया। फिर 5 आता है नंबर, 5 का 8 के साथ, 8 का 5 के साथ, तो ऐसे 3 डिसजॉइंट साइकिल में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी दे रखा है, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल को हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, ये सारा वही प्रूफ का रखा है, प्रूफ में हमें नहीं जाना है। आगे देखिए, डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट करती है, मतलब अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। अल्फा को बीटा से करो या बीटा को अल्फा करो, दोनों क्या होते हैं इक्वल। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, देखिए जैसे अल्फ़ा बीटा लिखो या बीटा अल्फ़ा लिखो, एक ही बात होती है। देखिए थर्ड रिजल्ट, मतलब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे 1 2 3 8 9 4 5 6 है, तो मैं 4 5 6 को आगे लिख सकती हूँ, 8 9 बीच में, 1 2 3 को पीछे लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब ये होता है ये कम्यूट करती है, ठीक है। नेक्स्ट एफ बिलोंग करता है एस एन में, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। आर डिसजॉइंट साइकिल है, लेंथ कितनी है इसकी R1 R2 RK, ठीक है। और ऑर्डर मुझे एफ निकालना है, ऑर्डर किसका निकालना है एफ का, तो मैं इन सभी डिसजॉइंट साइकिल का क्या कर लूँगी एलसीएम ले लूँगी। क्या लूँगी एलसीएम R1 का, R2 का और RK का एलसीएम ले लूँगी, तो डिसजॉइंट साइकिल का क्या आ जाएगा ऑर्डर, ठीक है। इसका आपको एक शॉर्ट भी मिलेगा, मैं इसको बनाऊँगी एक वीडियो इसकी शॉर्ट की, इस पेज को फोल्ड कर दूँगी ताकि इसका शॉर्ट मुझे याद रहे। देखिए मान लीजिए f बराबर है 1 2 3 6 4 8 5 7 11, और इनका ये रिलेशन दे रखा है। अब देखिए 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, और 3 का 4 के साथ है, 4 का 6 के साथ, 6 का 8 के साथ, और 8 का वापस से 1 से शुरू और 1 पे ख़त्म, तो ये डिफरेंट साइकिल हो गई। ऐसे 5 का 11 के साथ, 11 का 5 के साथ, 5 से शुरू 5 पे ख़त्म, ये हो गई। अगला देखिए 7 का 7 के साथ है, ये आइडेंटिटी बन गई। इसकी लेंथ कितनी आइडेंटिटी की 1, इसकी 2, इसकी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 6 लेंथ होगी इसकी। तो ये सारी कैसी है डिसजॉइंट साइकिल। मान लीजिए मुझे एफ का ऑर्डर निकालना है, इसमें कितने एलिमेंट है देखिए पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। अब मैं क्या करूँगी इन सब का एलसीएम ले लूँगी, जैसे 6 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है भाई 6, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए 3 3 6 और 3 9, एक मिनट, हाँ इसमें वैसे एलिमेंट तो 9 है, लेकिन इसका ऑर्डर 6 माना जाएगा। ऑर्डर कितना है इसमें 6, ओके याद रखना इस चीज़ को। इसका ऑर्डर क्या बनेगा एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, तो 6 बनेगा। नेक्स्ट है अपना ट्रांसपोजिशन।
एक साइकिल जिसकी लेंथ 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। जैसे इसमें भी लेंथ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या है, ट्रांसपोजिशन। और याद रखना जो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, इट इज नॉट याद रखना प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसपोजिशन हो। एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट ए इज, हर परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन होता है। जैसे इसमें हमने कर रखा है 1 का 6, देखो ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में कर रखा है ना कि भाई 1 का 6 के साथ और 6 का 1 के साथ। ऐसे ही 1 का, देखो इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखना कैसे है, उल्टा लिखेंगे पहले 1 का 6 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, पहले 2 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। फिर 3 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर 4 का 5 6 के साथ, फिर 4 का 5 के साथ। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में। ठीक है, हर परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, देखो एक साइकिल लेंथ क्या है n, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है n-1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा प्रोडक्ट होता है, याद रखना आइडेंटिटी जो परमुटेशन है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का। किसका, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का, वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा प्रोडक्ट होता है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का। आगे ऑलवेज इवन और ऑलवेज ओड। देखिए इफ अल्फा एक परमुटेशन है किसी फाइनाइट नंबर पे, देखिए भाई अब ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में के और आर या तो दोनों इवन होंगे या दोनों क्या होंगे, ओड। ठीक है, इवन परमुटेशन क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक परमुटेशन जो कि प्रोडक्ट है इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का, जिसमें ट्रांसपोजिशन इवन नंबर में है तो उसको इवन परमुटेशन बोलते हैं। या और हम ये लिख सकते हैं इसकी लेंथ ऑफ साइकिल इज ओड, लेंथ ऑफ साइकिल इज ओड होती है तो भी वो इवन परमुटेशन होती है। जैसे इसमें ट्रांसपोजिशन देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रांसपोजिशन है तो ये इवन परमुटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओड परमुटेशन। ओड परमुटेशन क्या होती है, जो कि प्रोडक्ट होते हैं ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन या इवन लेंथ साइकिल की होती है, इवन लेंथ साइकिल की होती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ओड परमुटेशन। इसमें देखिए कितने परमुटेशन है, 1 2 3 4 5 परमुटेशन है तो ये ओड परमुटेशन है। अगला प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ओड परमुटेशन क्या होती है, देखिए भाई इवन साइकिल ऑफ ओड लेंथ, अभी बताया था ना, इवन साइकिल है जिसकी लेंथ क्या है, ओड, तो उसको इवन परमुटेशन बोलते हैं। जैसे इसकी लेंथ 3 है तो ये क्या है, इवन परमुटेशन। इसकी लेंथ कितनी है, 5, तो ये क्या है, इवन परमुटेशन। इसमें देखिए ये 2 का है, ये इवन परमुटेशन है। इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे 4 है तो ये ओड परमुटेशन है। और ट्रांसपोजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1, तो इसमें 3 ट्रांसपोजिशन बनेगी। ठीक है, और लेंथ n है तो उसमें कितनी ट्रांसपोजिशन बनेगी, n-1। नेक्स्ट देखिए हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन, तो हमें बताई दिया कि वो हमेशा इवन परमुटेशन होती है। अब देखिए एवरी साइकिल ऑफ इवन लेंथ, हर साइकिल जिसकी लेंथ इवन है वो ओड परमुटेशन होती है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इवन परमुटेशन होता है। क्या होता है, हमेशा इवन परमुटेशन। अगला प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इवन परमुटेशन होता है। और प्रोडक्ट एक इवन और एक ओड का जो प्रोडक्ट होता है वो ओड परमुटेशन होता है। देखिए ये एग्जांपल है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है तो ये इवन परमुटेशन है। इसकी लेंथ कितनी है, 2, तो ये कैसी परमुटेशन है भाई, ओड। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है ना, तो ये कौन सी परमुटेशन है, ओ इवन। ये कौन सी परमुटेशन है भाई, इवन। इसकी लेंथ 3 है ना तो ये कौन सी परमुटेशन है, इवन। इसकी लेंथ कितनी है, 2, तो ये कैसी परमुटेशन है भाई, ओड। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है तो ये ओड, वो 3 ओड होता है तो ये इवन परमुटेशन है। देखो इवन गुना में ओड क्या होता है, ओड, फिर ओड गुना में इवन क्या होता है, ओड, तो ये ओड परमुटेशन हो जाएगी। अगला इसकी लेंथ कितनी है, 4 लेंथ है तो ये ओड परमुटेशन है। कैसी परमुटेशन है, ओड। इसकी लेंथ कितनी है, 2, लेंथ 2 है तो ये ओड परमुटेशन है, इवन है तो 2, तो ओड गुना में ओड हमेशा इवन होता है। इसकी लेंथ देखिए 4 है तो ये ओड परमुटेशन है। कैसी परमुटेशन है, ओड। इसमें लेंथ कितनी है, 2, लेंथ 2 है। वैसे भी ये किसका प्रोडक्ट है, 2 इवन ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है, नहीं हाँ 2, एक मिनट को, ये इसकी लेंथ 2 है ना तो इसको ओड परमुटेशन बोलिए। इसकी लेंथ भी कितनी है, 2, तो ये क्या है, ओड। तो इसकी लेंथ कितनी है, 4 है तो ओड।
इसकी लेंथ 2 इवन है तो ओड 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 गुना में ओड क्या होता है इवन, इवन गुना में ओड ओड होना चाहिए ये, ठीक है। तो अब हमें बताना था व्हाट इज इवन परमुटेशन। एक मिनट, इसमें एक गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पर, 1 2 3 4, इसकी लेंथ कितनी है 4, 4 लेंथ है तो लेंथ 4 है तो ये ओड हुई। इसमें लेंथ कितनी है 2 है तो ये ओड, इसकी लेंथ भी 2 है तो ये ओड, ओड गुना में ओड इवन, इवन गुना में ओड ओड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सही कर लेंगे हम। इवन गुना में इवन क्या होता है इवन, इवन गुना में ओड ओड, ओड गुना में ओड इवन। आगे ओड लेंथ साइकिल हमेशा इवन परमुटेशन होती है और इवन लेंथ साइकिल हमेशा ओड परमुटेशन होती है। जैसे इसकी लेंथ कितनी है 3 लेंथ है तो ये इवन परमुटेशन कहलाएगी, इसकी लेंथ ओड है तो परमुटेशन कैसी है इवन। अगला इसकी लेंथ कितनी है 2 इवन है लेकिन लेंथ में इवन है और परमुटेशन में ओड होगा, ठीक है। अकेली ओड इसकी लेंथ 1 है, हाँ इवन है, इसमें लेंथ कितनी है इसकी 3 लेंथ है तो ये कैसी परमुटेशन है इवन, और लेंथ 2 है तो ये क्या है ओड, ये क्या है ओड, ओड गुना में इवन ओड परमुटेशन, ठीक है। अगला देखिए हमारा टॉपिक, इसकी लेंथ कितनी है 3 लेंथ है, इवन लेंथ है तो ओड परमुटेशन होगी। देखो लेंथ इवन है तो ओड परमुटेशन, लेंथ इवन है तो ओड परमुटेशन, ओड गुना में ओड क्या होता है इवन परमुटेशन। आगे इन्वर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन एक इवन परमुटेशन होती है, इसी तरीके से अल्फा इन्वर्स को हम इवन परमुटेशन बोलेंगे, और कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन एक सब ग्रुप बनाता है। अगला इफ़ अल्फा इज ओड परमुटेशन है तो उसका इन्वर्स भी ओड परमुटेशन होता है। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एसएन एक सब ग्रुप बनाता है, कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। याद रखना सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन का जो सेट है एसएन के अंदर वो क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है, कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। शॉर्ट के लिए लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, देखिए मैंने पीछे एक पेज मोड़ा था शॉर्ट करने के लिए ताकि मैं उसका शॉर्ट बना सकूँ। इसने क्या क्या रखा है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एसएन एक सब ग्रुप बनाता है। सब ग्रुप कब बनाएगा, इवन परमुटेशन में, इन एसएन में जब n की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एसएन जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो उसको an से रिप्रेजेंट करते हैं हम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं an, और an हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है एसएन से। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वो हमेशा क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप। आगे देखिए जैसे S2 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो आइडेंटिटी और 1 2 हो गए। आगे A2 में इवन है, देखो इसकी लेंथ A2 में कौन से लेने इवन, इसकी लेंथ क्या है ओड, इसकी लेंथ ओड है तो ये वो सॉरी लेंथ इवन है तो ये ओड परमुटेशन है तो ओनली आइडेंटिटी आएगा A2 में। तो A2 विल कंटेन ओनली इवन परमुटेशन आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन होती है। S3 में हमें पता है ये सारे एलिमेंट होते हैं, ये इवन है, इनकी लेंथ क्या है इवन है तो ओड परमुटेशन, इन ये इवन लेंथ के रखते हैं तो ओड परमुटेशन। तो इसमें आ जाएगा आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। तो हमने देखा ये हमेशा क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप, ठीक है। आगे S3 में 3 इवन और 3 ओड थी तो मतलब n/2 इवन होगी, n/2 ओड होगी। तो जितनी इवन परमुटेशन होते हैं उतनी कितनी होती है ओड परमुटेशन। तो इवन परमुटेशन इन एसएन बराबर होती है ओड परमुटेशन इन एसएन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। और मान लीजिए और हमारे पास अल्फा एन और बीटा एन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। देखिए अब हमें याद क्या रखना है, एसएन की कार्डिनलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल, और ए एन की कार्डिनलिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे में 2। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे में 2। देखिएगा ए एन की कार्डिनलिटी अगर हमें निकालनी है तो इसका फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल बटे में 2, ठीक है। अब याद रखना एस एन इज नॉन एबिलियन होता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एस एन नॉन एबिलियन कब होता है, जब n क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, और जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो तो एस एन इज नॉन एबिलियन है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। देखिए वैसे भी इसने क्या रखा है, एस एन इज नॉन एबिलियन है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए है, तो आप सिर्फ इसी को याद रखिए, जो 3 के लिए वो 4 के लिए भी है। तो एस एन हमेशा नॉन एबिलियन कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए अब हम अगला पढ़ेंगे साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है। मान लीजिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है,
अल्फ़ा बिलोंग करता है SN में, तो वी से डैट N1 N2 से लेकर N के एक साइकिल है। तो साइकिल डिकम्पोजिशन में जो N है वो इन सब का क्या होता है, सम। N बराबर होता है N1 + N2 + N के, और पहली साइकिल दूसरे से छोटी और N के, ऐसे हो जाएगा। और अल्फ़ा बराबर C1 C2 C के सारे कैसे होते हैं, डिसजॉइंट, मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल होता है। जैसे हमारे पास दे रखा है लेंथ ऑफ C1 की लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 = N1, हाँ ये वाला देखेंगे बेटा, C1 की लेंथ कितनी है 2, और यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी है 3, तो N1 + N2 2 और 3 कितना जोड़ा है 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 और 3, है ना, ऐसे टूट गया। ऐसे ही S6 के अंदर 1 2 3 4 5 हमने लिखा हुआ है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो लेंथ का सम कितना हो गया 5। आगे देखिए, मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 6 4 5 1 2 3 दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, 1 2 और 1 3 और 3 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है हमें, देखिए 1, इसकी लेंथ 1, इसकी 2, इसकी 2, इस तरीके से जोड़ा तो कितना आ गया 12। तो साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा 2 साइकिल सेम लेंथ की है और 2 साइकिल सेम लेंथ की है। आगे देखिए, साइकिल डिकम्पोजिशन अल्फ़ा 1 टाइम, मान लीजिए 2 है अल्फ़ा 2 टाइम, ऐसे के है अल्फ़ा के टाइम्स, तो ऐसे डिसजॉइंट साइकिल में लिख रखा है हमें, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखना, वन लेंथ जो हमारा S4 है उसमें 24 एलिमेंट होते हैं, तो 1 लेंथ की 3 साइकिल आएगी इसमें, 2 लेंथ की 3 साइकिल आएगी, 3 लेंथ की 4 साइकिल आएगी, और 4 लेंथ की इसमें 2 साइकिल होगी, ठीक है। अब अगला है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए गिवन साइकिल डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से अब हमें फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड में अल्फ़ा 1 की पावर 1 और 2 की पावर अल्फ़ा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे k की पावर अल्फ़ा k और अल्फ़ा k का फैक्टोरियल। याद है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन SN हैविंग सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। तो इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड में जो साइकिल है अल्फ़ा 1 का फैक्टोरियल, अल्फ़ा 1 की पावर 1, 2 की पावर अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालनी है इन S5 में हैविंग साइकिल डिकम्पोजिशन दे रखे इसकी 1 2 2, तो हमने देखा यहाँ से n 2 2 और 1 कितने हो गए 5, तो सही है ये वाला। तो अल्फ़ा 1 कितना है यहाँ पे 1, अल्फ़ा 2 यहाँ पे 2 है, अल्फ़ा 2 हाँ 2 है क्योंकि 2 की पावर 2 है ये, है ना। तो इसमें 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 1 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ 1 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल। तो इसमें 15 परम्यूटेशन बनेगी। इसमें कितनी परम्यूटेशन बनेगी 15, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन S5 हैविंग साइकिल डिकम्पोजिशन दे रखी हो, तो ये फॉर्मूला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो ऊपर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में इससे साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है 1, तो 1 का फैक्टोरियल और 1 की पावर 1, इसमें 2 साइकिल है, 2 की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ऐसे ही हमें S5 दे रखा है 1 1 1 और 2 दे रखी हो, तो उसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन बतानी है। तो देखो 5 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कितनी है 3, जितनी पावर है उसका फैक्टोरियल, 1 की पावर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आगे है नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ R। नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ R निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइकिल जिसकी लेंथ कितनी है R, इसका फॉर्मूला होता है NCR R-1 का फैक्टोरियल। देखिए दोबारा याद रखना, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालनी है लेंथ R की, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं NCR और R-1 का फैक्टोरियल, NCR और R-1 का फैक्टोरियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। देखिए जैसे हमें दे रखा है नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ R का फॉर्मूला क्या है NCR और R-1 का फैक्टोरियल। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, हमें साइकिल निकालनी है लेंथ R बराबर 2 की, तो फॉर्मूला क्या आता है NCR और R-1 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल 3 में से 2 गया, 2 का फैक्टोरियल 2 में से गया, 1 का फैक्टोरियल तो 3 आ जाएगी। ऐसे ही नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ R बराबर 3 निकालना है तो NCR R-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। वैसे ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, मान लीजिए इधर का सभी का एलसीएम ले देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा निकालना है तो 1 1 2 का एलसीएम कितना आता है 2, सभी साइकिल्स का क्या ले लेते हैं हम एलसीएम।
आगे देखिए हमारा, मान लीजिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने हैं ऑफ ऑर्डर 2 के इन S4 में। तो ऑर्डर 2 के S4 में नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालने हैं कि कितने होंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। देखिए हम इसको एक मिनट शॉर्टकट ट्रिक देखते हो। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4 निकालना है। तो इसके लिए पहले मैं S4 के लिए साइकिल डिकम्पोजिशन देखूंगी। देखो 4 बनाने के लिए 4 N4 है ना, 4 बनाने के लिए 2 1 1 या 2 और 2 ऐसे सम ले सकते हैं हम साइकिल डिकम्पोजिशन का। अब देखिए 1 1 2 है तो 1 कितनी बार रिपीट है, 2 बार। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 1 की पावर क्या आएगी, 2, और जितनी बार रिपीट है उसका फैक्टोरियल, और 2 की पावर 1 है गुना में 1 का फैक्टोरियल, तो इसके कितने आ गए 6। ऐसे ही 2 2 वाले सम के निकालूंगी। तो यहाँ पे अल्फा 1 2 ही है तो 2 की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल, ऊपर 4 का फैक्टोरियल, तो कितने हो गए 3। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 9। कितने एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे 9, ऑर्डर 2 के हो जाएंगे 9 एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जैसे अगला हमें बताना है नंबर ऑफ साइकिल सब ग्रुप बताने हैं ऑर्डर 4 के इन ग्रुप S4 के अंदर हमें सब ग्रुप बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ सब ग्रुप निकालने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताएंगे ऑर्डर 4 के इन S4 में डिवाइड में 5 4। तो देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट 4 के बताएंगे S4 के अंदर। तो उसके लिए 4 के लिए हम क्या करेंगे, सच एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NCR कि कितने एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR और R-1 का फैक्टोरियल। ऑर्डर 4 है तो R की वैल्यू कितनी हो गई 4, और 4 - 1 का फैक्टोरियल, तो कितने हो गए यहाँ पे 6। कितने हो गए 6, और 5 4 और निकालना है। 5 4 तो 5 2 का स्क्वायर, तो 4 गुना में 1 - 1/2 2, तो 6 को 3 से भाग किया 2 एलिमेंट, 6 को 2 से भाग किया 3 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमें अच्छे से करना है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। मान लीजिए G और D' एनी 2 ग्रुप्स हैं। आइसोमॉर्फिज्म सबसे पहली बात एक फंक्शन होता है जो कि बाइजेक्टिव होता है। G से G' जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि f ऑफ AB बराबर होता है f ऑफ A गुना में f ऑफ B। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, और दूसरी बात ये f ऑफ AB बराबर होता है f ऑफ A गुना में f ऑफ B, और ये ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ऑन टू तो होगा ही है। ठीक है, आगे देखिए जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है f जेड से 2z में जा रहा है, तो f ऑफ x बराबर क्या है 2x, तो 1 1 ऑन टू तो ये दोनों होगा ही। ठीक है, तो आगे f ऑफ x प्लस वाई 2 ऑफ x प्लस वाई। देखिए इसको मतलब इस तरीके से हमें बहुत सारे ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे r प्लस से r प्लस डॉट के अंदर मतलब r प्लस से r पॉजिटिव के अंदर बराबर है e की पावर x। e की पावर x 1 1 होता है, एक पॉइंट पे कट करता है, और ऐसे ही log x वाला भी 1 1 ऑन टू दोनों होता है। तो याद रखना ये आइसोमॉर्फिज्म है, e की पावर x भी, log x भी आइसोमॉर्फिज्म है। आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल ऐसे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ f एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम G से G' में, तो आइसोमॉर्फिज्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। देखो z प्लस आइसोमॉर्फिज्म है 2z प्लस को, ऐसे ही r प्लस आइसोमॉर्फिज्म होता है r प्लस डॉट को, पॉजिटिव डॉट वाले को। बस आपको ये याद रखना है, z प्लस आइसोमॉर्फिज्म है 2z प्लस को। अब इसी तरीके से C स्टार A प्लस आइटा B दे रखा है जिसमें A और B दोनों नॉन जीरो नंबर हैं। M एक दे रखा है जिसमें A और B भी नॉन जीरो है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ये ग्रुप है, तो C स्टार से M B आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है बस। नेक्स्ट देखिए हमारा, हमें इसका प्रूफ नहीं कर रहे हम, आपको सिर्फ ये याद रखना है C स्टार डॉट आइसोमॉर्फिज्म है AB माइनस B है, सेम है ना, AB और माइनस B है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। देखिए ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी क्या कहती है आइसोमॉर्फिज्म की, मान लो G से G' एक आइसोमॉर्फिज्म है, एलिमेंट इन G। देखो आइसोमॉर्फिज्म कब लागू होता है, जब G और G' में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तभी आइसोमॉर्फिज्म होगा। अगर सेम नंबर नहीं होंगे तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। जैसे फाई G से G' एक आइसोमॉर्फिज्म है, देन फाई कैरीज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G'। मतलब जो फाई लगाते ही इसकी जैसे इसकी जो आइडेंटिटी है वो G' की आइडेंटिटी में मैप करेगी। ठीक है, तो फाई ऑफ E किसके बराबर होगा, E' के, इमेज के इसके बराबर होगी, अगली की आइडेंटिटी के बराबर। एक और इम्पोर्टेंट बात, फाई ऑफ A की पावर n को हम फाई A की पावर n भी लिख सकते हैं, और n यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स में बिलोंग करता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। एक और बात, फाई ऑफ A और फाई ऑफ A का इन्वर्स लिखो, या फाई A इन्वर्स या फाई A, वो हमेशा E' के बराबर होता है। इसका मतलब फाई A के इन्वर्स और फाई A का इन्वर्स क्या होता है, इक्वल। नेक्स्ट हमारा
देखिए सिर्फ मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही हूँ, आपको इसका प्रूफ नहीं करवा रही हूँ। देखिए फाई ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए। याद रखना आइसोमॉर्फिज्म में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारा मान लीजिए जी जनरेट है साइक्लिक ग्रुप ए के द्वारा, देन जी डैश जनरेट होगा फाई ऑफ ए मतलब इमेज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ़ फाई जी से जी डैश एक आइसोमॉर्फिज्म है और जी एबिलियन है। जी एबिलियन कब होगा, जब उसकी इमेज एबिलियन होगी, मतलब जी डैश एबिलियन होगा। याद रखना अगर इमेज एबिलियन है तो जी एबिलियन है। इसी तरीके से अगर जी साइक्लिक कब होगा, अगर जी डैश साइक्लिक होगा मतलब इमेज साइक्लिक होगी। और याद रखना ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ फाई ए मतलब इमेज और एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहता है, सेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए अगर मान लो फाई जी से जी डैश एक आइसोमॉर्फिज्म है एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन फॉर एनी इंटीजर के द इक्वेशन एक्स की पावर के बराबर बी हैज सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन रखती है इन जी में। द इक्वेशन देखिए एक्स की पावर के बराबर बी है, इसके सोल्यूशन और एक्स की पावर के बराबर फाई ऑफ बी इन जी डैश, दोनों के सोल्यूशन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इमेज के और उसके सोल्यूशन हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे आर प्लस से आर प्लस डॉट एक आइसोमॉर्फिज्म है तो दोनों में नंबर सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन लगा रखा है, जैसे क्यू स्टार डॉट से क्यू स्टार प्लस में जा रहे हैं तो उनमें नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या रहेंगे, सेम। लेकिन याद रखना क्यू स्टार डॉट आइसोमॉर्फिक नहीं है क्यू प्लस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। क्यू स्टार डॉट में जीरो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और इसमें क्यू में तो जीरो इंक्लूड है, तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए अगला मैं देखा फाई जी से जी डैश एक आइसोमॉर्फिज्म है, देन जी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर, तो जी में दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा इफ़ जी एस जी एंड जी डैश हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर रखते हैं, जन जी अगर सेम एलिमेंट रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है तो सेम एलिमेंट रखेंगे, ये बात याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द ग्रुप आई आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक वो होते हैं जो सेम नेचर के हों, जैसे क्यू प्लस तो साइक्लिक होता है, जेड प्लस कैसा होता है अपना नॉन साइक्लिक। क्यों, क्योंकि क्यू प्लस काउंटेबल अनकाउंटेबल है, जेड प्लस कैसा है, जेड काउंटेबल नहीं, दोनों काउंटेबल है, लेकिन क्यू प्लस साइक्लिक होता है और जेड प्लस कैसा होता है, नॉन साइक्लिक होता है। तो वन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इसमें केवल एक ही है, तो ये दोनों साइक्लिक आइसोमॉर्फिक नहीं है, याद रखना। क्यू प्लस साइक्लिक और जेड प्लस नॉन साइक्लिक होता है। ऐसे ही क्यू प्लस में एक एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का जीरो होता है और क्यू स्टार डॉट में दो एलिमेंट होते हैं फाइनाइट ऑर्डर के 1 और -1। ठीक है, तो ये साइक्लिक नहीं है, आइसोमॉर्फिक नहीं है। ऐसे ही आर प्लस और जेड प्लस, आर प्लस तो अनकाउंटेबल है, जेड प्लस कैसा है, काउंटेबल, तो ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नेक्स्ट हमारा देखिए विच आर आइसोमॉर्फिक हमें बताना है। देखिए नेक्स्ट है हमारा विच आर आइसोमॉर्फिक। देखिए आर प्लस और आर डॉट, इसमें फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा, ओनली जीरो, और आर स्टार डॉट में फाइनाइट ऑर्डर के दो एलिमेंट है डॉट के अंदर 1 और -1, इसलिए दोनों साइक्लिक आइसोमॉर्फिक नहीं है। सी प्लस और सी स्टार डॉट के अंदर देखो सी प्लस के अंदर इट हैज़ नो ऑर्डर, इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। सी स्टार भी इनफाइनाइट एलिमेंट रखता है फाइनाइट ऑर्डर का, इसलिए ये भी साइक्लिक नहीं है, वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। आर प्लस और सी स्टार प्लस के अंदर इट हैज़ इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, और आर प्लस के अंदर फाइनाइट ऑर्डर का जीरो एलिमेंट होता है, इसलिए ये भी साइक्लिक नहीं है, तो नन ऑफ दी जाएगा इसमें। आगे एडिटिव ग्रुप ऑफ आर प्लस आइसोमॉर्फिक होता है एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये याद रखना। आर प्लस आइसोमॉर्फिक किसके होता है, सी प्लस के, आर प्लस आइसोमॉर्फिक टू सी प्लस। अगला सी स्टार डॉट आइसोमॉर्फिक होता है एस डैश डॉट के, याद रखना, ये सर्कल का ग्रुप होता है, और ये कौन सा होता है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ग्रुप। ठीक है, ये वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये सर्कल ग्रुप है। सर्कल ग्रुप यूनिट सर्कल के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक। नेक्स्ट हमारी जो कुछ प्रॉपर्टी है देखिए, सम यूजफुल ऑब्जर्वेशन टू शो दैट टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। देखिए अगर ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ जी डैश आइसोमॉर्फिक, ऑर्डर दोनों का बराबर नहीं है तो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अगर एक साइक्लिक है दूसरा नॉन साइक्लिक है तो भी वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अगर एक एबिलियन है और दूसरा नॉन एबिलियन है तो भी वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। आगे लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी ग्रुप इन वन ग्रुप इज नॉट सेम एज द लार्जेस्ट
ऑर्डर ऑफ एन वन एलिमेंट, देखो दोनों के ऑर्डर का एलिमेंट लार्जेस्ट ग्रुप वाले का सेम नहीं है तो भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर इन सम एलिमेंट इज नॉट सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर इन, मतलब दोनों में ऑर्डर उस ऑर्डर के सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे तो भी वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। आगे एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक किसके होता है, साइक्लिक ग्रुप हमेशा जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है जेड के, देखो फाइनाइट ऑर्डर का तो जेड एन के, और इनफाइनाइट साइक्लिक जो ग्रुप होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड के। देखिए आगे जैसे हमें दे रखा है देखो क्यू स्टार डॉट इज नॉट साइक्लिक, किसके, जेड के। साइक्लिक क्यों नहीं है क्यू स्टार डॉट के, क्योंकि इसमें फाइनाइट ऑर्डर के दो एलिमेंट होते हैं 1 और -1, तो इसलिए वो जेड के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। आगे जी जी डैश जी तीन ग्रुप दे रखे में, एवरी ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है खुद के आइसोमॉर्फिक होता है, और जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, जी डैश आइसोमॉर्फिक होगा, अगर जी जी डैश के आइसोमॉर्फिक है तो उल्टा भी होगा, जी डैश आइसोमॉर्फिक होगा जी के, याद रखना। इफ़ जी इज आइसोमॉर्फिक है जी डैश के और जी डैश आइसोमॉर्फिक है जी डबल डैश के, तो जी आइसोमॉर्फिक होगा जी डबल डैश के। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, जी आइसोमॉर्फिक जी डैश है, देन जी डैश बी आइसोमॉर्फिक होगा जी के, और हर ग्रुप अब खुद के आइसोमॉर्फिक होता है। अगर जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, जी डैश आइसोमॉर्फिक है जी डबल डैश के, देन जी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी डबल डैश के। ओके, आगे आइसोमॉर्फिक सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।